कि इस कहानी का शीर्षक है ना कोई छोटा ना बड़ा। सेठ मुरारी लाल ने अपने धन का इतना अभिमान हो गया कि वह किसी इंसान को भी इंसान नहीं समझता था। जब उसने पुराने नौकर को मारपीट कर घर से निकाला तो उसने जाते जाते यह प्रतिज्ञा किया कि मैंने एक दिन इस अपमान का बदला लेकर रहूँगा। बदला बदला यह कहता हुआ वह तेजी से बाहर निकल गया। अब तो मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा तो इस राज्य में कोई नहीं। मुरारी लाल ने अपना हाथ ऊंचा उठाकर सब नौकरों, चाकरों और सगे संबंधियों से कहा। सब लोग सेठ मुरारी लाल के मुंह की ओर देख रहे थे, जो वास्तव में बहुत ही बड़ा धनवान बन गया था। उसके मुकाबले का धनवान इस शहर में कोई नहीं था और ना ही उसकी हवेली राजा के महल से कोई कम थी। उसके अस्तबल में हर नस्ल के घोड़े रहते थे। शायद राजा के पास भी ऐसा नस्ल के घोड़े नहीं होते होंगे। मुरारी लाल के पास जब इतना अधिक धन आ गया तो उसने सोचा कि अब मुझे नई शादी भी कर लेनी चाहिए। जब घर का सब कुछ बदल गया है तो पत्नी को भी बदल देना चाहिए। नई शादी करूंगा तो शहर के सब बड़े बड़े लोग तथा राजा तक को उस शादी में बुलाया जाएगा, ताकि राजा भी आकर देख ले कि मैं किसी भी राजा से कम नहीं हूँ। मुरारी लाल ने दूसरी शादी करने का पक्का निर्णय कर लिया तो उसके शहर के बड़े बड़े लोगों के साथ राजा को भी बुलाया गया। राजा मान सिंह को पूरी शान के साथ उस बड़ी हवेली में बैठाया गया जिसमें शहर के बड़े बड़े लोग बैठे थे। वहाँ पर किसी भी आम आदमी या छोटे वर्ग के नहीं थे और ना ही छोटे लोगों को वहाँ आने जाने की इजाज़त थी। गलती से सेठ मुरारी लाल का एक नौकर उस कमरे में आकर बैठ गया। जैसे ही सेठ जी ने उसे देखा तो सेठ जी को पूरा गुस्सा आ गया, क्रोधित हो गया। क्रोध के मारे वह पागल हो गया। उन्होंने झट से जाकर उसे गले से पकड़ा और सबके सामने उसे मारना शुरू कर दिया। फिर उसे गालियां देते हुए कहने लगा, निकल जा हरामखोर, कमीने, कुत्ते, बदमाश, बहुत तरह की गालियां दी, निकल जा मेरे घर से। नौकर बेचारे का जो अपमान सबके सामने हुआ था उससे मन ही मन में वह बहुत क्रोध आया। वह खून के आंसू पीकर रह गया। वह सोचने लगा कि जाते जाते अपने मन में ही मन यह निर्णय कर लिया कि सेठ जी, तुमने मुझे छोटा इंसान समझकर मारा है, सबके सामने मेरा अपमान किया है, मैं इस अपमान का एक दिन बदला जरूर लूँगा। यह प्रण कर नौकर नंदू वहाँ से चला गया। किसी न किसी तरह से नंदू ने राजा के महलों में नौकरी प्राप्त कर ली। बदले की आग अब भी उसके मन में सुलग रही थी। वह हर समय मौके की तलाश में रहता था, कब ऐसा मौका मिले कि वह सेठ मुरारी लाल से अपने अपमान का बदला ले सके। किसी ने ठीक ही कहा है कि समय बहुत बलवान है, समय बदलते देर नहीं लगती। एक दिन राजा शिकार खेलने गया हुआ था। शाही महलों में बहुत कम लोग दिखाई दे रहे थे। नंदू ने इधर उधर देखा, मैदान खाली पाकर वह राजा के कमरे में घुस गया। सेठ मुरारी लाल से बदला लेने का समय आ गया था, क्योंकि उसे यह बात तो अच्छी तरह से पता थी कि सेठ मुरारी लाल खुलेआम महलों में आता जाता है, उसके आने पर कोई रोक टोक नहीं। नंदू का तेज दिमाग बहुत दूर तक काम कर चुका था। वह सीधा जाकर राजा के पलंग पर लेट गया। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वह गहरी नींद में सो रहा है। राजा जैसे ही अंदर आया तो देखा नंदू नींद में ही बड़बड़ा कर बोलने लगा, अरे कोई धन कमा लेने से राजा नहीं बन जाता। मुरारी लाल की यह मजाल की अब रानी के साथ भी छेड़छाड़ करे। छी छी, पापी कहीं का, धन अधिक आते ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इस आदमी की राजा की बराबरी करता है, पापी कहीं का। राजा मान सिंह ने नौकर के मुंह में जैसे ही यह शब्द सुने तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने झट से नंदू को गले से पकड़कर खड़ा किया और पूछा, नंदू, जो तुमने नींद में कहा क्या वह सत्य है?
नंदू कोई कम चालाक नहीं था। बदले की आग उसके अंग अंग में सुलग रही थी। उसने राजा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, क्षमा कीजिए अन्नदाता, मैं बहुत ही अधिक थक गया था। बस जैसे ही आपके पलंग पे आया तो मुझे जोरदार से नींद आ गई। आपके पलंग पर ही गिर पड़ा और नींद में पता न क्या क्या कहता रहा। मुझे कुछ पता नहीं महाराज, जो हो गया सो हो गया, मुझे क्षमा करे। यह कहते हुए नंदू बाहर निकल गया। राजा सोच में पड़ गया। संदेह के कारण उसका मन बहुत ही उदास हो रहा था। सेठ मुरारीलाल उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ करता है, जिसे उसने अपना मित्र समझकर महलों में खुलेआम आने की अनुमति दे रखी थी। उसने ही उसके साथ विश्वासघात किया। धोखेबाज, पापी, मैं अब तुम्हें तुम्हारे किए का सज़ा देकर ही रहूँगा। उसी समय राजा ने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि वे सेठ मुरारीलाल को पकड़कर हमारे सामने लाए। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। सेठ मुरारीलाल को राजा के सामने हाजिर किया गया। राजा ने मुरारीलाल को देखते ही क्रोध से भरे स्वर में कहा, देखो मुरारीलाल, आज के पश्चात तुम मेरे महलों में कदम नहीं रखोगे। आज से तुम्हारी हमारी मित्रता समाप्त है। धोखेबाज, इंसानों से कैसी मित्रता? हाँ, मेरे साथ तुमने जो विश्वासघात किया है उसका सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। सेठ मुरारीलाल राजा के क्रोध को देखकर समझ गया कि अब तो राजा उसे छोड़ेगा नहीं। उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जो लोग उसका सम्मान करते थे अब वही उसके मुंह पर थूकेंगे। पूरे शहर में उसकी बदनामी होगी। उसकी आंखों के सामने घूमने लगा, जिसे उसके सबके सामने मार पीट कर घर से निकाला था, वही आजकल राजमहलों में काम कर रहा है। यह सब उसी के कोई षड्यंत्र लगता है। उसी समय मुरारीलाल ने अपने एक नौकर को राजमहलों में भेजा और उसे कहा कि नंदू को बुला कर लाओ। कुछ देर के पश्चात ही नंदू भागा हुआ अपने पुराने मालिक के पास आया। मुरारीलाल ने नंदू को अपने गले से लगा लिया और कहा, नंदू, तुम तो मेरे पुराने वफादार सेवक हो। जरा सी बात पर नाराज होकर घर से चले गए। भला यह भी कोई बात हुई? अरे मैंने तो तुम्हें दिवाली का इनाम भी देना था, जो ला कर रखा हूँ। यह लो अपना धोती कुर्ता, मिठाई और चांदी का सिक्का। तुम हमें भूल गए थे तो क्या हुआ? भला हम अपने सेवक को कैसे भूल सकते हैं। इनाम में यह सब कुछ देखकर नंदू की आंखें तो फटी की फटी रह गई। उसने मन ही मन में सोचने लगा, मैं एहसान होने लगा। उसे मन ही मन में ये एहसास होने लगा कि मेरा यह मालिक कितना अच्छा है, जिसे उसके लिए दिवाली का इनाम भी अलग से रखा हुआ था। उसे घर पर बुलाकर इनाम दिया। मैंने राजा के सामने इसी की बुराई कर डाली और इस भले और शरीफ मानव को मैंने राजा के सामने इसी की बुराई कर डाली और इस भले और शरीफ मानव को दोषी बना दिया। उसे अपने किए पर पश्चाताप होने लगा। दूसरे ही दिन नंदू ने अपने तेज दिमाग से फिर एक नई योजना बनाई। अपने किए का पश्चाताप करने का इससे अच्छा रास्ता और कोई नहीं था। नंदू दूसरे ही दिन फिर राजा के पलंग पर जाकर लेट गया। राजा जैसे ही शिकार खेल कर वापस आया तो नंदू ने फिर ऐसा ही नाटक किया जो पहले कर चुका था। वह नींद में ही बड़बड़ाने लगा, देखो देखो प्रभु, इस राजा का पागलपन देखो, जो पखाने में जाकर भी पान खाता है। छी छी, कैसा राजा है यह। राजा ने जैसे ही नौकर के मुंह से यह बात सुनी तो उसे क्रोध में आकर नंदू का गला पकड़ा और उसे उठाकर खड़ा कर दिया और क्रोध से कांपता हुआ बोला, ओ नमक हराम कमीने, यह तू क्या बक रहा है। क्षमा करना महाराज, असल में नींद में मुझे कुछ उल्टा सीधा बोलने की आदत है। हो सकता है मैं आपके सामने भी कोई ऐसी ही भूल कर बैठा हूँ,
इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। राजा समझ गया कि इस नौकर ने नींद में यह सब कुछ बक दिया है। उस दिन उसकी रानी और सेठ मुरारीलाल वाली बात भी इस मूर्ख ने नींद में ही उड़ा डाली होगी। राजा अपनी भूल का पश्चाताप करते हुए सेठ मुरारीलाल के पास गया और नौकर की सारी कहानी सुनाई, अपना भी इस भूल की माफ़ी मांगी। सेठ मुरारीलाल दिल ही दिल में अपनी इस चाल की सफलता पर खुश हो उठे। मन में प्रभु का धन्यवाद करते हुए कहने लगा कि इस संसार में कोई छोटा बड़ा नहीं, किसी को छोटा समझकर उसे घृणा नहीं करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि किसी भी इंसान को छोटा समझकर न तो उससे घृणा करना चाहिए और न ही उसका अपमान करना चाहिए। कभी कभी छोटे आदमी भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब प्रभु की नज़रों में सब इंसान बराबर है, फिर इंसान ही क्यों छोटे बड़े का भेदभाव करता है।